वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बीए तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का जो दूसरा पेपर है, जिसमें आपको हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना होता है, उसमें जो 8 इकाई शामिल हैं आपकी, प्रत्येक इकाई से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप की परीक्षा, आप किसी भी टाइप की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे आपकी परीक्षा एमसीक्यूज बेस्ड हो रही है, चाहे परीक्षा आपकी अति लघुत्तरीय टाइप की हो रही है, इस टाइप की, ठीक है। ये सभी का रिवीजन क्लास है, एमसीक्यूज वालों के लिए भी और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हिंदी पेपर नंबर 2 हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इकाई संख्या 1 से लेकर के इकाई संख्या 8 तक से बनने वाले समस्त प्रश्नों को इसमें रखा है, यानी कि एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण इकाई को कवर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। बीए 5th सेमेस्टर की ये क्लास है, 2025-26 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 26 में भी यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको एक प्रकार से पूरे सिलेबस का एक प्रकार से रिवीजन करवाएगा, पूरे सिलेबस पर आपकी फोकस डालेगा। सरसरी नज़र के माध्यम से आप हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। ये क्लास है महामैराथन क्लास, जिसके माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो भी समय लगेगा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी चीज़ों को बताएंगे ताकि आपका बहुत कम समय लगे। इकाई संख्या 1 इकाई संख्या 1 में देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है भैया, चंद बरदाई का सामान्य परिचय दीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरीय में आ सकता है, चंद बरदाई का परिचय दीजिए। अब दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा सकता है कि चंद बरदाई का सामान्य परिचय दीजिए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद बरदाई की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और ये चंद बरदाई पृथ्वीराज का क्या संबंध था। ऐसे इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से एक बड़े प्रश्न का निर्माण कर लेगा जो एग्जामिनर होगा। तो आप इन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से ऑब्जेक्टिव भी आपकी तैयार हो जाएगी बहुत सारे, और आपके लिखित भी तैयार होंगे। देखिए चंद बरदाई का जन्म कब हुआ था, संवत 1225 ईस्वी में, मतलब विक्रमी में। अब संवत क्या होता है, संवत जो होता है वो विक्रम का संवत होता है। इसको सन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 57 घटा देते हैं तो आपका सन निकल आता है ईस्वी का, ठीक है। मृत्यु 1249 विक्रमी में इनकी हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईस्वी सन में इनका परिवर्तन अगर करेंगे तो 1168 और 1192 होगा। आप अगर देखें तो अगर इसमें आप 1168 में आप अगर देखेंगे कि 57 जोड़ते हैं तो आपका विक्रम का यही निकल करके आएगा। कैसे जोड़ें, 8 7 15 के 5 हासिलाई 1, ठीक है, और 6 5 11 1 12 के 2 हासिलाई 1, और एक और एक कितना हो जाएगा 2, 1225 ये विक्रम का संवत निकल आया, ठीक है। संवत 1225 विक्रमी में जन्म हुआ था, यानी कि 1168 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, किसका, पृथ्वीराज मतलब कि चंद बरदाई का। और 1192 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हुई थी। ध्यान रखेंगे ये ईस्वी का जो है सन आपको दिया गया है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि इसमें अगर आप 57 जोड़ेंगे तो 1249 होगा, 1249 में 57 घटाएंगे तो 1192 ही आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब भी ईस्वी के सन और विक्रम संवत में आपको डिफरेंस करना है, जैसे आपको विक्रम संवत में डाटा दिया हुआ है और आपको सन में उसको कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, विक्रम संवत में से आप 57 घटा देंगे तो एक प्रकार से आपका सन निकल आएगा। ये सन और संवत बेसिकली है क्या, विक्रमादित्य के जन्म को एक प्रकार से आधार मान करके ये विक्रम संवत चलाया गया है, और ईसा मसीह जो थे उनके जन्म को लेकर के ईस्वी सन चलाया गया। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 ईस्वी में। ईसा मसीह का जन्म आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, तो 2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, जो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और विक्रमादित्य का जन्म कब हुआ था, आज से लगभग आप देखिए 57 उसमें से और घटा दीजिए तो मतलब आज से 57 मतलब वर्ष मतलब कि उसमें से कम कर दीजिए बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा। चंद जो थे यानी जो ये चंद बरदाई हैं हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं, और चंद बरदाई की अगर बात की जाए ये पृथ्वीराज रासो नाम का एक बड़ा ग्रंथ लिखते हैं, आदिकाल के कवि हैं और बेसिकली राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े रहे हैं, इसीलिए आपको इनको पढ़ना पड़ता है। और मैंने आपको बताया भी है, इनकी जो कविताएं संकलित हैं उसके बारे में विस्तार से आपको बताया भी है, ठीक है।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे ही आप छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से बहुत जानकारी ग्रहण करते हुए चलेंगे। एक रिवीजन होगा आपका। पृथ्वीराज रासो के अनुसार कवि चंद बरदाई की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास कैटेगराइज किया तो उसमें 12 रचनाओं को आधार बनाया और हिंदी के आदिकाल को उन्होंने क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। उसमें से एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। रासो परंपरा का ग्रंथ है। इसमें आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो कि एक प्रकार से हिंदू राजा थे, बड़े फेमस राजा थे, चाहमान वंश के शासक हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय थे बेसिकली ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में दौड़ा दौड़ा के मारने वाले काम करते हैं और उन्हीं सभी चीज़ों को चंद बरदाई अपनी लेखनी के माध्यम से लिखता है। चंद बरदाई भी पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध के मैदान में जाते थे और जो वहाँ पर देखते थे उसी को लिखते थे। इसीलिए आंखों देखा हाल युद्धों का चंद बरदाई करते हैं, ठीक है। तो इनकी कविता जो संकलित है उसकी व्याख्या भी मैंने करी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो से देख लीजिएगा। तो चंद बरदाई महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं थे, उनके सखा भी थे, उनके सामंत भी थे। यानी सामंत मतलब क्या होता है कि उनके किसी एरिया के लिए मतलब कि राजा भी थे। यानी कि जो बड़ा राज्य होता था उसमें छोटे छोटे इलाकों को बांट करके, जैसे कि आज पूरा भारत देश है, भारत में छोटे छोटे आपके राज्य हैं, तो ऐसे ही पहले छोटा सा देश होता था मतलब उनका अपने राजा का, और उसी राज्य में छोटे छोटे टुकड़े करके बांट देते थे। सामंत व्यवस्था कि भाई फलाने सामंत वो एरिया देखेगा, फला सामंत वो एरिया देखेगा। तो वही सामंत भी थे, सखा भी थे और राजकवि भी थे। चंद 6 भाषाओं के विद्वान होने के साथ साथ यानी 6 भाषाओं के बारे में इनको जानकारी थी। दुनिया की 6 भाषाओं को जानते थे। साथ ही साथ में व्याकरण के बड़े अच्छे विद्वान थे। काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में भी पारंगत हुआ करते थे। कौन? चंद बरदाई, ठीक है। चंद बरदाई तो जालंधरी देवी का इष्ट था, यानी जालंधरी देवी को एक प्रकार से बहुत पूजा करता था, बहुत मानता था ये चंद बरदाई, जिनकी कृपा से ये बिना देखे हुए का भी कविता में वर्णन कर सकते थे। यानी कि अगर इनकी आँख भी फोड़ दी जाए या बिना कोई देख मतलब कि कोई आवाज़ सुन करके ही ये चीज़ों को एक प्रकार से इमेजिन करने में माहिर थे। इमेजिनरी पावर जो थी इनके अंदर, यानी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा थी। किसके अंदर? पृथ्वीराज चौहान का जो राजकवि था चंद बरदाई, उसके अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, चंद बरदाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? चंद बरदाई का जन्म हुआ था लाहौर नगर में। लाहौर आपको पड़ता कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। चौथा क्वेश्चन, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के कौन थे? चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के मंत्री भी थे, सखा भी थे, राजकवि भी थे, ठीक है, और सामंत भी थे। पांचवा क्वेश्चन से चंद बरदाई की प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो पृथ्वीराज रासो इनकी प्रमुख रचना है जिससे इनको ख्याति प्राप्त हुई। पृथ्वीराज रासो बेसिकली ऐतिहासिक ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन हाँ इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी इस ग्रंथ से हमको मिलती है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, चंद बरदाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बताएं। तो गजनी में इनकी मृत्यु हुई थी। गजनी एक स्थान पड़ता है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन से चंद बरदाई को किस देवी का वरदान प्राप्त था? तो जालंधरी देवी का इष्ट था ये, और उन्हीं का वरदान इनको प्राप्त था कि ये बिना देखे ही एक प्रकार से चीज़ों को वर्णित कर देते थे। आठवां क्वेश्चन से चंद बरदाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 1192 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे जाते हैं। तो ऐसे छात्र छात्राएं जैसे कि जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, या एक प्रकार से मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय से हैं, या जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, या ऐसे और विश्वविद्यालय से जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं, उनके लिए बहुत ही बेटर होगा यह लेक्चर। साथ ही साथ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, और इसके साथ ही साथ सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है। और इसके अलावा आपका जैसे महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की जो है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय जैसे कि आपका चौधरी चंद सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति साहू जी कानपुर विश्वविद्यालय, और ऐसे कई विश्वविद्यालय, ठीक है, CCSU चौधरी चंद सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। इन सभी में आप देखेंगे तो लिखित पेपर होने वाले हैं, और उन सभी में यह लेक्चर जो होगा बहुत ही मतलब इफेक्टिव होगा। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया महोदय, आपको ऐसी ऐसी जानकारी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं कि उसका कोई जवाब नहीं। तो बताइए चंद बरदाई की मृत्यु कब हुई थी? 1192 ईस्वी में। तो ये ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों के लिए है, तो आप इसको बहुत गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन से पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो उनकी भाषा थी डिंगल। डिंगल और पिंगल दो भाषाएं बेसिकली आदिकाल में लिखी गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन से जगनिक किस रस के कवि थे? तो जगनिक भी एक प्रकार से एक जो है कवि हैं, आदिकालीन कवि हैं। जगनिक वीर रस के कवि माने जाते हैं, ठीक है। जगनिक जो है आलखंड लिखने वाले हैं। आलखंड जैसे कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह ले करवाए, और धय दो डोला समर खेतमा जे जीते ते ले उठाए।
12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस तरीके की चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है। कि जो है हाथ पटक दे भुइमा तो 9 मन माटी ले उठाए, रिमझिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, दांत उखारे भंवरा नल कहते दिल्लीम करे द्वार। यानी सौर की गाथा, सौर जो होता था वो सौंदर्य पर कब्जा करता था। यानी कहते हैं कि भाई जो लड़की सुंदर देखते थे राजा या जो जिसके पास पावर होती थी, शौर्य होता था, वो सौंदर्य पर कब्जा कर लेता था। सारे हम युद्ध लड़ते थे कि भैया आओ युद्ध लड़ो, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो अपनी बीबी ले जाओ, नहीं तो एक प्रकार से ये मेरी हुई आज से। इस तरीके की चीज़ें एक प्रकार से आप देखते हैं वीरतापूर्वक चीज़ें आपको मिलेंगी। आलखंड अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो बड़ा फेमस है, हालांकि जगनिक ने लिखा कुछ और है, गाते उसको सब अपने अपने हिसाब से ही हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर लोक गाथाएँ जो है प्रचलित हैं। आल्हाज को अपने अपने हिसाब से लोग गाते हैं, तलवार और वार लेकर के, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक हैं, इनके अनुसार जगनिक का जन्म कब हुआ था? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जगनिक का जन्म हुआ था संवत 1230 मतलब विक्रमी में। अब इसको अगर आपको सन में कन्वर्ट करना तो -57 कर देंगे, इससे हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन से आलखंड ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताएं। तो आलखंड रचना किसकी है, जिसमें आल्हा, उद्दल, मलखान, चौड़ा इन सभी के बारे में बताया गया है। तो ये आलखंड के रचयिता कौन है? जगनिक है। जो आल्हा वाला गाया नहीं जाता है, ठीक है, कि जो है जो क्या नाम मैंने आपको अभी भी सुनाया, तमाम प्रकार के आल्हे के पद्य को सुनाया, ठीक है, कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, ठीक है। अरे रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए। ऐसे और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो ध्यान में आ रही हैं मैंने बता दी। तो आलखंड के रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। इन्होंने लिखा तो अपने हिसाब से है उसको कई भाषाओं में, लेकिन अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में लोग अपने अपने हिसाब से इसको गाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से जगनिक कौन थे? जगनिक जो है कालिंजर के चंदेल राजा थे, परमर्दी देव वर्मन। परमर्दी देव के भाट कवि हुआ करते थे। भाट और चारण कवि जो होते थे वो बेसिकली राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। अब जब राजाओं की प्रशंसा करते थे तो राजा लोग इनको उपहार देते थे, गिफ्ट देते थे। भाट बेसिकली वही कवि होते थे। भाट और चारण जो कवि होते थे वो राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न, जगनिक की रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए जगनिक की रचनाएं कई सारी हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। देखिए एक तो परिमल लासो, ठीक है, और दूसरा है आलखंड। ये दोनों रचनाएं बड़ी फेमस हुई हैं इनकी, जगनिक की। तो ये दोनों रचनाओं को ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए परीक्षा में बहुत पूछे जाएंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको PDF प्राप्त करना है, ठीक है, हिंदी का ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का PDF जो भी क्लासेस यूट्यूब पर आपकी होती हैं, ठीक है, मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, या 2024 में जो मैंने पढ़ाया 2024 का क्वेश्चन पेपर, ऐसे तमाम प्रकार की और चीज़ें, उन 2024 के वीडियो लेक्चर, 2025 के वीडियो लेक्चर जो भी मैंने पढ़ाए हैं उन सभी की PDF नोट्स, केवल एक सब्जेक्ट की नहीं सभी सब्जेक्ट की, उसको प्राप्त करने के लिए आपको करना है 91 61 93 60 62 पर SMS। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। क्या SMS करेंगे? अपना नाम लिख करके, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका सब्जेक्ट नेम क्या क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, तो अपने सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी का नाम और अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसी में आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, लाइव क्लासेस जो भी आने वाले समय में होंगी वो सब आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको SMS करना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आप जुड़ सकते हैं। इसमें जैसे आपका एक हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में 2 पेपर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पहला पेपर है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का, ठीक है, और दूसरा पेपर आपका कौन सा है? दूसरा पेपर आपका है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जो आप पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो ये जैसे उसका भी मैं करवा दूंगा, जैसे आज ये वीडियो है ऐसे ही वो भी वीडियोज़ आएगी, और इससे पहले कई लेक्चर्स मैंने दिए हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपका हिंदी के साथ संस्कृत है, या हिंदी के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस है, या सोशियोलॉजी है, या एजुकेशन है, ठीक है, या आपका इसके अलावा आपका जो है इतिहास है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, या आपका कोई भी और सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं 5th सेमेस्टर में मेजर में, और एक सब्जेक्ट आपको को करिकुलर में पढ़ना होता है। तो को करिकुलर तो बेसिकली सभी को पढ़ना है। अब इस को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना होता है? एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है, एनालिटिक एंड डिजिटल अवेयरनेस जो पढ़ना होता है, यानी कि रीजनिंग, और उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रश्न पढ़ने होते हैं। तो इसमें आपको 100 MCQs आते हैं, ठीक है। तो MCQs की एक प्रकार से जो आपका प्रैक्टिस सेट वगैरह होगी वो एक
प्रकार से आपको मैं करवाऊंगा। साथ ही साथ में इसके 2024 वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा करके वो भी मैंने दिया हुआ, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो बहुत ही बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसका PDF भी मिल जाएगा और इसके वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के आपके। तो मात्र 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। ये फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सभी लोग एक प्रकार से 100 रुपये खर्च करके चीज़ें एक प्रकार से अच्छी कर सकते हैं और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो फटाफट से आप PDF के माध्यम से कम समय में बहुत बेहतर तैयारी के लिए एक प्रकार से व्यवस्था की गई, ताकि आप बहुत कम समय में चीज़ों को जान पाएँ, समझ पाएँ और अपनी पढ़ाई बेटर कर पाएँ, ताकि परीक्षा आप अच्छे तरीके से दे ले पाएँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फटाफट से SMS कर दीजिएगा। ठीक है, परीक्षा के अंतिम दिनों में आपके लिए PDF नोट जो होंगे बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इनको पढ़ करके बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे तो ऐसे सारे यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम आपको बताते रहेंगे। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, आल्हा खंड में कितने युद्धों का वर्णन किया गया है? तो आल्हा खंड में 52 युद्धों का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार आए हो ऑब्जेक्टिव में। 16 प्रश्न है, 16 नंबर, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल जो थे वो महोबा कहाँ के थे? तो वो महोबा के थे। परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय हुआ करते थे। आल्हा, उदल, मलखान, ठीक है, और ऐसे तमाम प्रकार के। और आप देखेंगे कि ये लोग एक प्रकार से बहुत आल्हा उदल बड़े लड़ैया जिनकी मार सही न जाए, मतलब बहुत योद्धा थे एक प्रकार से। आल्हा कहते हैं कि आल्हा द्वापर युधिष्ठिर के अवतार, उदल अर्जुन के अवतार, जो चौड़ा था वो द्रोणाचार्य का अवतार कहा गया। ऐसे ही मलखान को भीम का अवतार कहा गया। ठीक है, दुर्योधन जो था वो पृथ्वीराज चौहान जो थे, दुर्योधन का एक प्रकार से उसको कहा गया कि ये दुर्योधन के अवतार थे। ऐसे ही आप देखेंगे कि बड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, मतलब बहुत ही युद्ध में एक प्रकार से माहिर ये लोग हुआ करते थे, बहुत ही एक प्रकार से प्रतिभाशाली भी थे। चले यूनिट नंबर 2 की अगर बात करें, अगला प्रश्न 17 नंबर देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अब देखिए, अभी तक जो आपने यूनिट 1 पढ़ा उसमें आपको क्या पढ़ना था? हिंदी में जो आदिकाल है, आदिकाल के 2 कवि बेसिकली, एक आपके जगनिक और एक जो है चंद्रबरदाई, ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो इन दोनों से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने देखे वो आदिकाल से थे। अब आपको रीतिकाल के कुछ कवियों के बारे में पढ़ना जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 22 दिसंबर को 1666 ईस्वी को पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, चले, और ये सब क्लास मैंने लिया भी है। इन सभी को पर्टिकुलर जो क्लास लिया है गुरु गोविंद सिंह जी के रचनाओं के बारे में और इनके बारे में पूरा मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह जो थे उनको 9 वर्ष की अल्पायु में ही गुरु की गद्दी पर आसीन होना पड़ा था। प्रथम गुरु नानक से सिख संप्रदाय के बीच में जो निर्गुण धारा प्रवाहित हुई, उसी में आप देखते हैं इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, और बड़े विद्वान आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का निधन कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था 7 अक्टूबर की डेट को। ठीक है, 1708 ईस्वी में नांदेड़ में इनका निधन हुआ था, मृत्यु हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन से, सिखों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, जैसे हिंदुओं में, मतलब हिंदू ही शाखा है सिख संप्रदाय जो है, बेसिकली गुरु ग्रंथ साहिब जो है बड़ा फेमस ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है सिखों के लिए, सिख धर्म के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 21 नंबर, गुरु गोविंद सिंह गुरु कब बने थे? तो गोविंद राय को औपचारिक रूप से 1676 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु बनाया गया था। और इसके बाद में अगले कवि हैं महाकवि भूषण। महाकवि भूषण रीतिकाल के राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए कवि हैं, इसीलिए इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण बेसिकली रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि थे? रीतिकाल के कवि थे। भूषण की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। भूषण की कई रचनाएं हैं बेसिकली, जैसे कि भूषण हजारा हो गई, भूषण उल्लास हो गया और दूषण उल्लास। ठीक है, ये बड़े फेमस एक प्रकार से कवि रहे हैं भूषण। ठीक है, महाकवि भूषण जो थे ये एक प्रकार से
वीरतापूर्वक चीज़ें किया करते थे, युद्ध लड़ने के लिए जाते भी थे, ठीक है। यानी युद्धों का सजीव चित्रण जो लिखा है कि आदिकाल में लोग करते थे, मतलब इसमें तो ये आप भूषण देखें, बोलना भूषण बेसिकली आदिकाल के कवि हैं, अब रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन विशेषताएं इनकी एक प्रकार से वीरता काल की थी या वीरगाथा काल की। अगला प्रश्न, भूषण के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? तो भूषण के आश्रयदाता थे महाराज शिवाजी। शिवाजी के दरबार में रहते थे, शिवाजी के बड़े अच्छे मित्र भी थे, शिवाजी के साथ युद्ध में भी जाया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे, भूषण कितने भाई थे? महाकवि भूषण जो थे ये 4 भाई थे। पहले भाई का नाम था चिंतामणि, ये भी एक कवि हैं। दूसरे थे भूषण, तीसरे हैं मतिराम और चौथे हैं नीलकंठ। मतिराम, भूषण और चिंतामणि आप देखते रीतिकाल के कवि ही हैं। नीलकंठ का नाम आप लोगों ने शायद ना सुना हो, लेकिन इन तीनों का नाम आपने सुना होगा, चिंतामणि का, मतिराम का, ठीक है, और भूषण का नाम तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शिवाजी का जन्म काल क्या था? तो शिवाजी सेंगर जो थे, इन्होंने शिवाजी का मतलब कि शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर कौन है? शिव सिंह सेंगर जो है ये एक इतिहासकार है, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज नाम से। शिव सिंह सरोज नाम की एक पुस्तक है, उसको लिखा है शिव सिंह सरोज ने, ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने। इन्होंने शिवाजी का जन्म काल 1688 ईस्वी स्वीकार किया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि एक प्रकार से इंग्लिश साहित्यकार है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ, ठीक है, मतलब हिंदुस्तान को लेकर के लिखा, हिंदी का इतिहास लिखा 1603 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में इन्होंने माना कि इनका जन्म हुआ था शिवाजी का, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। 2 कवि बेसिकली आपको इसमें पढ़ने थे, ठीक है। इसमें किसमें भाई? रीतिकाल में वीरगाथा काल जो चीज़ें थी, तो भक्ति और रीतिकाल का जो राष्ट्रीय काव्य है उसमें गुरु गोविंद सिंह और भूषण का नाम बेसिकली आता है। इसके बाद में इकाई नंबर 3 है, जिसमें भारतेंदु और द्विवेदी युग के राष्ट्रीय काव्यधारा के जो कवि हैं वो शामिल होंगे और उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको जानना है, ठीक है। चलें, इकाई नंबर 3 देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतेंदु, 27 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? चूँकि आप देखेंगे कि अब भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, भारतेंदु युग 1850 से शुरू होता है और 1900 ईस्वी तक रहता है, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, यानी कुल मिलाकर के 1850 से 1920 का जो इरा है आप इकाई नंबर 3 के अंतर्गत पढ़ते हैं। और वही राष्ट्रीय काव्य परंपरा से जो जुड़ा हुआ संबंधित व्यक्ति हैं उनके बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है भाषा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से वो राष्ट्रीयता में भाग ले रहे थे और कहते हैं कि बिन मतलब कि जो है बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल, ठीक है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। वो एक प्रकार से अंधेर नगरी और एक प्रकार से नाटक लिखते हैं, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, जैसे आप देखते हैं वर्ड का प्रयोग करते अपने नाटकों में। तो कहीं ना कहीं पे व्यंग के माध्यम से उस समय की जो सरकार थी उस पर व्यंग भी किया, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक राष्ट्रीय काव्य परंपरा से जुड़े हुए कवि रहे हैं, लेखक भी रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था श्रावण शुक्ला सप्तमी को, यानी सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जन्म हुआ था, संवत 1907 विक्रमी में। अगर सन जोड़ेंगे तो 1850 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और इसीलिए कुछ विद्वान 1850 ईस्वी से ही भारतेंदु युग की शुरुआत बता देते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान भारतेंदु की शुरुआत बताते हैं 1843 से, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। कुछ विद्वान कहते हैं कि 1857 ईस्वी में क्रांति हुई। क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पूरा का पूरा समाज बदला। और जब सामाजिक परिस्थितियां बदली, इस वजह से राजनीतिक सिचुएशन आप देखते हैं बहुत सारी कन्वर्ट हो गई थी, और ऐसे में साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ा और साहित्य की दिशा और दशा दोनों बदली। 28 नंबर क्वेश्चन से भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु का समय बताइए। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु हुई थी सन 1942 विक्रमी में। अगर सन देखेंगे तो 1885 ईस्वी में आपकी मृत्यु हुई थी। किसकी? भारतेंदु जी की। 1850 में जन्म लिए थे, यानी बेसिकली 35 वर्ष की ही अल्पायु में आपका निधन हो गया था, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन से आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल का समय बताइए। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में सन 1860 ईस्वी से या 1850 ईस्वी से, 1843 ईस्वी से, 1857 ईस्वी से, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। तो 1860 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य में, ठीक है। अगला प्रश्न 30 नंबर देखेंगे, भारतेंदु जी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने छोटे बड़े कुल मिलाकर के 175 ग्रंथों की रचना की थी। और भारतेंदु जी इतने कम समय में इतना ज़्यादा चीज़ें कर दिए हैं, मतलब चाहे नाटक की बात करेंगे, चाहे आप रचनाओं की बात करेंगे। अच्छा, भारतेंदु में क्या था कि भारतेंदु जी जो गद्य लिखते थे वो तो खड़ी बोली में लिखते थे, लेकिन जो पद्य लिखते थे वो एक प्रकार से जो है ब्रज भाषा में लिखा करते थे, ठीक है। यानी कि ब्रज मतलब कि जो काव्य की भाषा थी वो अभी भी क्या थी? ब्रज भाषा ही थी। लेकिन जो एक प्रकार से नाटक वगैरह लिखे जा रहे थे, पत्र पत्रिकाओं का संपादन हो रहे थे, वो एक प्रकार से खड़ी बोली हिंदी में किए जा रहे थे, ठीक है। चलें,
31 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु जी की कविता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए भारतेंदु जी की कविता की कई विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहली बात है राष्ट्र प्रेम। इनकी कविताओं में स्वदेश प्रेम की भावना आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलेगी, यानी राष्ट्र प्रेम की बात ये हर कविताओं में आपको इनके देखने को मिलेगा। भारत की विपन्न आस्था पर क्षोभ इनको दिखाई पड़ेगा, यानी कि भारत की जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर के इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बातें चल रही होती हैं, उसको बयां करने का काम करते हैं। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वसंस्कृति के प्रति गौरवपूर्ण लगाव है इनका, इसीलिए एक प्रकार से इन्होंने स्वधर्म पर, अपने धर्म को अपनाने पर, अपनी भाषा के प्रति निष्ठा रखने पर और अपनी संस्कृति को अपनाने पर गर्व महसूस करने की बात करी है। ठीक है, इसके अलावा विदेशियों के अन्याय व अत्याचारों के प्रति भी इन्होंने क्षोभ व्यक्त किया है अपनी रचनाओं में। तो ये सब विशेषताएं रही हैं भारतेंदु जी की कविता की। आप लिख लीजिएगा, राष्ट्र प्रेम, भारत की विपन्न आस्था पर क्षोभ, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वसंस्कृति के प्रति गौरवपूर्ण लगाव और विदेशियों के अन्याय व अत्याचारों के प्रति क्षोभ। ये 5 विशेषताएं आप अगर लिख देंगे तो लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। इसमें 2-2 लाइन आप लिख दीजिए नीचे हेडिंग डाल करके, तो भी आपका हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रावली के रचनाकार का नाम बताइए। देखिए चंद्रावली जो रचना है इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, प्रिय प्रवास पर हरियोध जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हरियोध जी का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अयोध्या प्रसाद मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की अगर बात की जाए, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की अगर बात की जाए तो इनका हरियोध पूरा नाम है करमवीर और जन्मभूमि। 2 कविताएं आपकी पाठ्यक्रम में संकलित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और खास करके आप देखेंगे कि ये जो है इनकी रचना प्रिय प्रवास जो है ये बेसिकली एक प्रकार से इस पर इनको हरियोध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही साथ में प्रिय प्रवास हिंदी का एक प्रकार से पहला महाकाव्य भी है। खड़ी बोली का प्रिय प्रवास हरियोध का, ठीक है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास ही है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, हरियोध जी के ग्रंथों में किन भावनाओं का समावेश हुआ है या मिलता है। तो हरियोध जी की ग्रंथों में जाति सेवा को लेकर के चीज़ें मिलेंगी, देश सेवा को लेकर की चीज़ें आपको मिलेंगी, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, तमाम प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत इनकी कविताएं या रचनाएं रहती हैं, जिसमें तमाम प्रकार की सेवा, जाति सेवा की बात करें, देश सेवा की बात करें, समाज सेवा की बात करें या फिर एक प्रकार से राष्ट्र सेवा की बात करें, देश सेवा की बात करें, सारी सेवाएँ जो हैं इनकी रचनाओं की विशेषताओं में एक प्रकार से शामिल हो सकती हैं। 35 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे भैया, 35 नंबर प्रश्न है, हरियोध जी ने प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण के किस स्वरूप का वर्णन किया है। फटाफट से आप बताएंगे, हरियोध जी ने प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण के किस स्वरूप का वर्णन किया है। प्रिय प्रवास जो रचना है हरियोध जी ने उस प्रिय प्रवास नाम के महाकाव्य में राधा को लोक सेविका के रूप में और कृष्ण को लोक मंगलकारी के रूप में दिखाया है। यानी कि राधा कौन है? लोक सेविका है, और कृष्ण कौन है? लोक मंगलकारी हैं, वो सबका कल्याण करने वाले हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए कौन आता है। तो कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आते हैं कौन भैया? अक्रूर जी। अक्रूर जी जो होते हैं वो कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आते हैं जब मथुरा में एक यज्ञ का आयोजन करता है कंस, ठीक है, और उसमें एक धनुष भी रखता है। और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जाते हैं गोकुल से मथुरा के लिए, तो आप देखते हैं वहाँ पर जाते हैं, वो कुबरी आती है पुष्प लेकर के, उसको एक प्रकार से भी ठीक करते हैं और तमाम प्रकार की धनुष भी तोड़ते हैं वहाँ पर भी जा करके, ठीक है, धनुष भंग करते हैं और भी चीज़ें करते हैं। तमाम प्रकार के लोगों को एक प्रकार से बताते हैं, धोबी के उस पर जाते हैं, तो सभी जगह पर एक प्रकार से अपनी चीज़ें बिगड़ते हैं और तमाम उसके फिर मारते हैं, सभी पहलवानों को मारते हैं, दांत उखाड़ते हैं हाथी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर कंस को मारते हैं। अक्रूर मतलब उनको क्या नाम है, तमाम प्रकार के इसके जो मतलब बड़े बड़े योद्धा राक्षस थे उन सभी को मारने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो वही 37 नंबर क्वेश्चन से, हरियोध जी किस युग के कवि हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक है? 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी का समय जो है द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की जाए तो ये हिंदी की जो एक प्रकार से आज जो परिनिष्ठित और संस्कृतनिष्ठ या एक प्रकार से जो खड़ी बोली का विकास जो हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ। महाप्रसाद द्विवेदी बहुत ही एक प्रकार से भाषा
वैज्ञानिक की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस भाषा वैज्ञानिक भी मान सकते हैं इनको। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी में कविताएं कैसी लिखी जाएं या खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे किया जाए उसको लेकर के बड़ा काम किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन भी आपने किया और इन्होंने एक प्रकार से सरस्वती का पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला। इनकी पत्रिका से जब भी कोई रचना प्रकाशित होने के लिए आती थी ये उसकी भाषा की शुद्धता पर जोर देते थे। कहते थे कि आप इस भाषा के स्थान पर ये लिखने का काम करें। जो भी गलतियाँ होती थी लोगों को बैठा के समझाते थे। यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त जो है इनको अपना बहुत बड़ा गुरु मानते थे। कहते हैं जिस तरीके से तुलसीदास को महावीर का साथ मिला था, उस महावीर का हनुमान जी का अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनबन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उन हनुमान जी का साथ दिया था मिला था जो ज्ञानियों में अग्रगण्य थे, जिनके पास बल की खानी अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनंजन किसान, यानी कि जिनका जो है वज्र के समान या पर्वतों के समान जिनकी एक प्रकार से भुजाएं, जिनका शरीर है, उन हनुमान जी का जो है वरदहस्त प्राप्त था किस पर? तुलसीदास पर। और उन्होंने रामचरितमानस जैसे विशाल महाकाव्य की रचना करी। तो कहीं ना कहीं पे जिस तरीके से उनको एक प्रकार से वरदहस्त प्राप्त था महावीर का, हनुमान जी का, तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं ऐसे ही महावीर का साथ मुझे मिला। महावीर माने महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्हीं महावीर की भांति ये भी हमारे जीवन में आए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने केवल मैथिली शरण गुप्त को ही नहीं बल्कि उस समय के जितने भी कवि रहे हैं उन सभी को, जो भी सरस्वती पत्रिका से रचनाएं प्रकाशित करवाने के लिए आते थे, उनसे कहते थे कि भाई आपकी ये गलती है, आपने यहाँ पर गलती करी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी एक आध रचनाएं सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित होने के लिए आई, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समय से आगे की सोच रहे थे और ये उस समय भाषा पर ध्यान दे रहे थे, मुक्त छंद की कविताओं पर उतना ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, तो इस वजह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं कुछ प्रकाशित भी नहीं हुई, मतलब सरस्वती पत्रिका से, मतलब कि इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये ऐसी रचनाओं को प्रकाशित करने से मना कर देते थे जो समय की धारा के विपरीत चलती थी या समय से आगे की सोचती थी, और शायद वो समय उनको ना लगा होगा कि ये चीज़ें बेटर होंगी। ठीक है, लेकिन जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएँ सामने आती बाद में, उफ क्या रचनाएँ लिखी हैं उन्होंने। बहुत बड़े विद्वान आदमी थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी से जब मिलते थे मैथिली शरण गुप्त जी, हमारे प्रोफेसर्स वगैरह बताते थे, उन्होंने एक प्रकार से चूँकि बहुत रिसर्च करी है सभी मुद्दों पर, तो बताते थे कि भाई जब भी मिलते थे मैथिली शरण गुप्त जी तब जो है पैर छूते थे, पैर छू करके पहले एक प्रकार से प्रणाम करते थे, फिर उसके बाद में बैठते थे, गुरुदेव क्या लिखा जाए, अब किस मुद्दे पर लिखा जाए। तो कहते थे अच्छा वो मुद्दे लिखो जो मुद्दे छूट गए हैं, जैसे कि लक्ष्मण जी पर तो सभी ने लिखा लेकिन उर्मिला छूट गई, उर्मिला पर लिखो आप। कैकेयी पर लिखो, कैकेयी का अनुताप लिखवाया। उर्मिला पर लिखा दोनों ओर प्रेम पलता है। भाई लक्ष्मण का त्याग तो सभी को दिखता है कि भाई हाँ 14 साल वनवास चले गए छोड़ करके, लेकिन उर्मिला का त्याग कौन देखेगा भाई। उर्मिला भी 14 साल तक एक प्रकार से बिना पति के किसी घर में काट लेती। आजकल 14 दिन पति ना घर में हो तो मार कर देती हैं लड़कियाँ, यानी कि 14 दिन अगर उसका पति प्रदेश चला जाए या फिर नई नई शादी हो और भाई तुरंत निकल जाओ प्रदेश चले जाए कोई उसका हस्बैंड, तो कहेगी मुझे भी साथ ले चलो, क्योंकि उसी पर शादी होकर के आई है। लेकिन उर्मिला जैसी सती सावित्री आप देखेंगे 14 साल तक वो अयोध्या के उसी चहर दीवारी में रहती रही, सास ससुर का सेवा करती रही माता पिता समझ करके। ऐसी स्त्री को एक प्रकार से कवियों ने नज़रअंदाज किया। उस कवि को एक प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में मैथिली शरण गुप्त जैसे महान कवि ने सामने लाया। कैकेयी के उस परिदृश्य को जहाँ तक किसी की नज़र नहीं गई, कैकेयी के उस रूप को सामने लाने का प्रयास किया कैकेयी के अनुताप के माध्यम से, कि कैकेयी की जो एक प्रकार से हृदय की पीड़ा है वो क्या है, वो क्यों चाह रही कि भरत को राज मिले, क्यों चाह रही कि राम को वनवास मिले, इसका पूरा डिटेल में जानकारी लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इस तरीके के एक प्रकार से जब लोग आते हैं जो कि एक प्रकार से पूरा का पूरा युग परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे विद्वान जो हैं एक प्रकार से उन्हीं के नाम पर एक प्रकार से युग का नाम होता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग परिवर्तक कवि, युग एक प्रकार से युग के प्रतिनिधि कवि हैं और बहुत ही विद्वान कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 तक के समय काल रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 38 नंबर, हरियोज जी के महाकाव्यों के नाम लिखिए। हरियोज जी ने कई महाकाव्य लिखे हैं, जैसे कि पहला तो है प्रिय प्रवास जो कि बड़ा फेमस है, और दूसरा है वैदेही वनवास। वैदेही माने सीता जी, वनवास, उनको वनवास वैदेही वनवास पूरा लिखा, और प्रिय प्रवास ये राधा कृष्ण से रिलेटेड है, वैदेही वनवास ये रामायण की रचनाओं से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, चीज़ें बड़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। तो फटाफट से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, और आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलें। हरियोज जी की कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं हरियोज जी ने? तो हरियोज जी के उपन्यास भी कई सारे हैं, जैसे कि अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ।
ठेठ हिंदी का ठाठ इनका जो उपन्यास है बड़ा फेमस है। अधिकिला फूलिए उपन्यास इनके बड़े फेमस उपन्यासों में से गिने जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मैथिली शरणगुप्त की वह कौन सी रचना है जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था? तो मैथिली शरणगुप्त की रचना थी भारत भारती। भारत भारती में इतना राष्ट्रवादी विचारधारा की कवि है या इतना एक प्रकार से ज़बरदस्त चीज़ें लिखी थी भारत भारती में मैथिली शरणगुप्त जी ने कि इसको पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोग जो थे वह हिंदी सीख रहे थे। अब आप सोचो, आज तो गूगल ट्रांसलेटर है, उसकी मदद से भी कोई रचनाओं को पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में तमाम प्रकार के लेखक बन रहे हैं, तमाम प्रकार के एक प्रकार से कवि निकल रहे हैं। अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश जुगनू की भांति दप दप जलते हैं बुताते हैं, ठीक है। लेकिन मैथिली शरणगुप्त की रचना जो भारत भारती थी, वो जब एक प्रकार से ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन की पूरी नींव हिल गई थी इनकी एक रचना से, भारत भारती से, और इस रचना को बैन करवाना पड़ गया था क्योंकि यह रचना इतनी पावरफुल थी कि इस रचना को पढ़ने के लिए जो हिंदी भाषी प्रदेश थे, यानी कि इसे अलग अलग प्रदेश जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, उन लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखना शुरू कर दिया, हिंदी के लिए ट्यूशन करना शुरू कर दिया ताकि वो भारत भारती नाम का ग्रंथ पढ़ पाएँ, ठीक है। और इस तरीके से मैथिली शरणगुप्त की यह रचना को एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन से मैथिली शरणगुप्त की 4 रचनाएं बताइए। द्विवेदी युग के सबसे महान कवि, सबसे ज़बरदस्त कवि हैं मैथिली शरणगुप्त। बहुत ही विद्वान आदमी थे ये, इतना विद्वान, इतने सरल स्वभाव के द्विवेदी युग में और कोई कवि नहीं था। बताइए, ये एक प्रकार से वर्णाश्रम में विश्वास करने वाले आदर्शवादी कवि हैं। ये आजकल के कवियों की तरह चाय भाई नहीं करते हैं कि तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का विरोध करेंगे। ये ब्राह्मणों से एक प्रकार से उनकी विद्वता को लेने का प्रयास करते हैं। और गुप्त ये वैश्य होते हुए इन्होंने एक प्रकार से जो एक वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहु राज्यान्य कृता उर्तदस वैश्यापादाभ्याम सूत्रो जाता, इन्होंने दिखा दिया कि वैश्य केवल व्यापार करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, वैश्य ये एक प्रकार से ये साहित्य भी लिखने के लिए पैदा हुए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनने मिलकर के वर्णाश्रम का जो कॉम्बिनेशन है, वर्णाश्रम का जो समन्वय है, उसको दिखाने का भी प्रयास किया। कहीं ना कहीं पे आप देखें मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में बड़ी फेमस, जैसे कि विष्णुप्रिया, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, साकेत नाम का महाकाव्य लिखा, बड़ा फेमस, ठीक है। अगला प्रश्न 42 नंबर, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, किस कवि एवं महाकाव्य का उदाहरण है ये? राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, ये किस कवि ने कहा है और किस महाकाव्य से उद्धृत है? तो साकेत महाकाव्य का है, मैथिली शरणगुप्त एक प्रकार से ने लिखा है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। भारत भारती किसकी रचना है? तो कौन नहीं जानता होगा, भारत भारती किसकी रचना है भैया? मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है, बड़ी फेमस रचना है। 44 नंबर प्रश्न, द्विवेदी युग के 2 महाकाव्य के नाम बताइए। पहला तो प्रिय प्रवास और दूसरा साकेत। प्रिय प्रवास को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने, और साकेत को लिखा है किसने भैया? जो है मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न 45 नंबर, मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं को इतिवृत्तात्मक क्यों कहा जाता है? इतिवृत्तात्मक मतलब कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखने का काम। मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता ही इतिवृत्तात्मकता रही है, यानी कि एक प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके या चीज़ों को थोड़ा विस्तृत करके लिखना, क्योंकि इस युग की सभी संरचनाओं का कथानक ऐतिहासिक और पौराणिक आधार पर हुआ है। गुप्त जी ने इतिहास और पुराणों के कथा सूत्र लेकर के रचनाएं लिखी हैं, इसीलिए इनकी रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता आपको मिल जाएगी और द्विवेदी युग के सभी कवियों में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से पुराण और इन सभी से एक प्रकार रामायण महाभारत से ही जो है कथानक लिए गए हैं, इन्हीं से स्टोरी ली गई है। तो भाई वो स्टोरी थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, और उसको बढ़ा चढ़ा करके ही लिखना पड़ता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी भैया जो है द्विवेदी युग और भारतेंदु युग से बनने वाले जो मतलब आपके जो प्रश्न थे वो। अब इकाई नंबर 4, इकाई 3 आपकी हुई समाप्त। इकाई 4 की अगर बात करें तो इकाई 4 की अगर बात करें भैया, तो इसमें एक प्रकार से आपको छायावाद वगैरह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको भैया? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य, जिसमें आपको जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये 4 जो है लोग आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सी पाठ्यक्रम में संकलित है? प्रयाण गीत, जिसमें हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ठीक है, स्वयं प्रभाव समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ऐसे करके है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये सब गीत संकलित है। निराला जी की रचना भारत बंदनी मतलब भारत वंदना और जागो फिर एक बार, ऐसे रचनाएं संकलित हैं, ठीक है। तो प्रश्न आप देखेंगे, बाकी मैं और भी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा, समझ में चीज़ें आ रही होंगी और बहुत ही बारीकी के साथ आप सभी सिलेबस को एक स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक के साथ साथ युग प्रवर्तक कवि, छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद
एक नाटककार भी हैं, एक कहानीकार भी हैं, एक इतिहासकार मतलब एक प्रकार से उपन्यासकार भी हैं, साथ ही साथ में ये एक काव्यकार भी हैं। इन्होंने कविताएं भी खूब लिखी, महाकाव्यकार भी हैं। कामायनी जैसे महाकाव्य को लिखा। कामायनी मेरे पास रचना उपलब्ध है, मैं आपको दिखा दूँ। कामायनी नाम का एक महाकाव्य है, ज़्यादा मोटा तो नहीं, जैसे रामचरितमानस जो महाकाव्य है वो बहुत मोटा है, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है 15 सर्गों में बटी हुई एक रचना है, बड़ी फेमस रचना है। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था बेसिकली हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। हिंदी के कवि हैं, नाटककार हैं, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार थे। छायावाद के एक प्रकार 4 स्तंभों में से एक है। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, ठीक है। 14 जनवरी 1937 को आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और युग प्रवर्तक नाटककार रचना ये रहे हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद में आप देखेंगे कि जो नाटकों में इनका जो स्थान है वो और किसी का नहीं है। कामायनी जो रचना है एक प्रकार से इसमें 15 सर्ग हैं, और ये 15 सर्ग जो हैं एक हर पूरे मनुष्य के जीवन की चीज़ों को बताने का काम करते हैं। बहुत सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखी, जैसे झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी का प्रकाशन 1935 में इनकी सर्वश्रेष्ठ काव्यकृति है। कल्याणी प्रणय 1912, राजश्री 1914, विशाख 1921, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। कामायनी के बाद उसको लेकर के इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर देखेंगे 15 सर्ग जो हैं, सर्ग बताने का मतलब है कि चिंता सर्ग से व्यक्ति की शुरुआत होती है, और चिंता सर्ग से शुरुआत होने के साथ साथ आप देखते हैं आनंद तक जाकर के चीज़ें समाप्त होती हैं, आनंद पर समाप्त होती हैं, ठीक है। चिंता से शुरू और आनंद पर जाकर के समापन करके फिर इस तरीके से एक सुखांत नाटक की बात या सुखांत रचनाकार जो एक प्रकार से यानी कि जो बेसिकली भारत की विशेषता रही उसके बारे में बताने का काम किया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी भैया? इनका जन्म हुआ था 1886, मतलब कब हुआ था भैया? इनका जन्म कब हुआ था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 में। 86 गलत लिखा, 89 कर लेंगे यहाँ पर। 1889 में हुआ था। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 14 जनवरी को, 14 जनवरी या कहेंगे 15 नवंबर, अलग अलग लिखा है तो 14 जनवरी कर लें, ठीक है। 14 जनवरी, ठीक है। 14 जनवरी 1937 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 30 जनवरी को जन्म हुआ था 1889 को। अलग अलग स्थानों पर मिलता है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग डाटा। राज क्षमा रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। सुघनी साहू परिवार से आप बिलोंग करते थे। सुघनी साहू परिवार क्या है? सुघनी साहू परिवार का मतलब होता है, सुघनी एक सुरती होती, तंबाकू होती है, और उसी मतलब चूँकि व्यापार किससे जुड़े रहे हैं तो उसी का व्यापार वगैरह इनके घर में हुआ करता था। इनके पूर्वज लोग उस टाइप का व्यापार किया करते थे, और वही व्यापार एक प्रकार से बेसिकली इनमें होता था, तो उसमें कभी घाटा भी लगता, कभी मुनाफा भी होता है। जीवन भर बेचारे संघर्ष करते रहे, और बड़ी ही विद्वता थी इनके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? इनकी स्कूली शिक्षा कहाँ तक हुई थी? प्रसाद जी के पिताजी का नाम था श्री देवी प्रसाद, और इनकी स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक हुई थी। बाकी इन्होंने जो भाषा वगैरह सीखी वो सब स्वाध्याय से सीखी, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना आतुकांत है? आतुकांत मतलब कि एक प्रकार से बिना तुक के है। तो प्रसाद जी की जो रचना है प्रेम पथिक, ये कैसी रचना है? आतुकांत रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 49 नंबर प्रश्न है भैया। 49 नंबर प्रश्न, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथी महादेवी वर्मा। छायावाद की दुर्गा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है मतलब कि महादेवी वर्मा को। जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के रुद्र या महेश कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रकार से बेसिकली छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ठीक है। प्रकृति को लेकर के बहुत अच्छे, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि भी इनको कहा जाता है। बहुत ही फेमस कवि प्रकृति का वर्णन करने के लिए सुमित्रानंद पंत जी। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ऐसे कवि हैं जिनका जीवन हमेशा दुखों में रहा। बेसिकली केवल निराला जी का ही नहीं बल्कि छायावाद के जितने भी कवि आपको मिलेंगे, जयशंकर प्रसाद, पंत, ठीक है, और ये क्या नाम है, महादेवी वर्मा जी, कहते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली करंदरों में, चरण स्पंद बसा नयनों में, दीपक से जलती पलकों पर निर्झड़ी मछली। दुख, निराला कहते हैं कि मैं जो है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। बेसिकली आप देखेंगे कि निराला हों, जयशंकर प्रसाद हों, महादेवी वर्मा हों, या एक प्रकार से सुमित्रानंद पंत हो, इनके जीवन की जो एक प्रकार से व्यथाएँ थीं, जीवन की जो चीज़ें थीं, मार्मिक चीज़ें थीं, वो सब काव्य के माध्यम से निकली। पंत कहते हैं कि
जो है वियोगी होगा पहला कवि। पंत क्या कहते हैं सुमित्रानंद पंत कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कैसे कि वियोगी होगा पहला कवि और आह से उपजा होगा गान, और निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो मतलब जो कविता निकलती है वो बिना दर्द के नहीं निकलती है। कहीं ना कहीं पे वो दर्द जो होता है दिल में, वो दर्द जो होता है लेखनी के माध्यम से बाहर आता है। और वो दर्द चाहे जयशंकर प्रसाद निराला की बात की जाए, आंसू नाम के रचना लिखने में हो, चाहे महादेवी वर्मा के मैं नीर भरी दुख की बदली कविता लिखने में हो, चाहे जैसे निराला जी की सरोज स्मृति यानी उनकी पुत्री, उनका देहांत हो गया, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उसको लेकर के लिखना हुआ, चाहे सुमित्रानंद पंत जी की बात करें उनके लिखने में होगा, आह से उपजा होगा गान। ऐसे नहीं निकल जाती हैं कविताएं। कविताओं में ऐसे ही इमोशंस नहीं आते हैं। इमोशंस जब वो खुद की फीलिंग शेयर करते हैं तब आते हैं। और छायावाद की यही विशेषता रही है कि छायावाद के कवियों ने इमोशंस को पिरोया, अपनी व्यथाओं के माध्यम से समाज की विशेषताओं या समाज की जो व्यथाएं हैं उनको दिखाने का काम किया। तो छायावाद की विशेषता यह भी है। ठीक है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, नगेंद्र ने कहा। 50 नंबर क्वेश्चन से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये बेसिकली जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रयाण गीत जो है ये एक प्रकार से इन्होंने लिखा है। ठीक है, बड़ा फेमस रचना है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये बड़े फेमस कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने नाटकों में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गीत लिखा। प्रयाग गीत जो है, या प्रयाग गीत या प्रयाण गीत जिसको आप कहते हैं, प्रयाण गीत। ठीक है, क्या लिखा कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुंस्य पंथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्त रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न भी सूर साहसी। आरात सैन्य सिंधु में सुआग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। ये एक प्रकार से ये जो है बेसिकली नाटकों में इनके गीत आते हैं और बड़ी फेमस गीत होते हैं। दूसरा गीत है अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल ताम्रस गर विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधन से पंख पसारे शीतल मैल समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए समय नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। ठीक है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उंगते रहे जब जग कर रजनी भरतारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, भारत देश की एक प्रकार से महिमा का वर्णन करते हुए अपने नाटकों में इस तरीके के गीत कहलवाते हैं। बेसिकली ये गीत जो है जयशंकर प्रसाद ने जो लिखा है, ये गीत बेसिकली एक प्रकार से कब लिखा गया है, यह गीत एक प्रकार से जो लिखा गया महोदय, ये एक प्रकार से गीत जो है चंद्रगुप्त नाम का नाटक है, उसी नाटक के द्वितीय अंक में जब सेल्यूकस की पुत्री कार्नोलिया है उसके द्वारा गाया जाता है। इस गीत में उसकी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध आस्था व्यक्त हुई है। अपने पिता के साथ रहते हुए कार्नोलिया यहाँ के मनोरम प्राकृतिक पर्यावरण, भारतीयों की ज्ञान गरिमा, प्रेम करुणा और उदात्त मानवीय भावनाओं से परिचित और प्रभावित हुई थी। और इस गीत में इन्हीं हृदय की अनुभूतियों को उन्होंने व्यक्त किया और इस तरीके से विदेशी ने अपने भारत के बारे में ऐसा कहा। हिमाद्री तुंग प्रयाण गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त में संकलित है। चंद्रगुप्त नाटक में चाहे हिमाद्री गीत रहा हो, प्रयाण गीत रहा हो और चाहे ये रहा हो, वहाँ पर कौन गाता है इस गीत को, प्रयाण गीत को? गंधार के संवेद सैनिकों को उद्बोधित करते हुए राजकुमारी अलका हैं, जिसमें देश और जाति के लिए बलिदान का भाव प्रबल है अलका में। वो इस गीत को गाती हैं और कर्तव्य का बोध कराती हैं लोगों को। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न, प्रस्तुत गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा की विषय वस्तु क्या है? देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद के रचित नाटक चंद्रगुप्त में संकलित है, जिसमें भारत देश के सौंदर्य को प्रस्तुत किया गया है और इस तरीके से इसको मैंने बताया। ठीक है, और कार्नोलिया गाती है जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने लेखन कार्य किस आयु से प्रारंभ किया था तथा इनकी प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद के जो लेखन कार्य 15 साल से इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इनकी जो प्रथम कविता है वो भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने पहले किस भाषा में काव्य रचना प्रारंभ की थी? तो प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक काव्य रचना ब्रज भाषा में लिखी। ठीक है, किस भाषा में भैया? ब्रज भाषा में लिखी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
54 नंबर क्वेश्चन से छायावाद क्या है? तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसने कहा था? ये कहा था किसने भैया? ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र, जो कि हिंदी के बड़े आलोचकों में से एक हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह होता है। यहाँ स्थूल शब्द का मतलब होता है पुरानी मान्यताएं जो हैं, ठीक है, परंपराओं का प्रतीक है। सूक्ष्म शब्द का मतलब होता है नवीन परंपराओं से, यानी कि एक प्रकार से जो पुरानी परंपराएं थी, जो स्थूलता थी, स्थूलता मतलब होता है लंबा को बढ़ा, इसे इतिवृत्तात्मकता। त्रिवेदी युग में क्या था? किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके लिखना, आदर्शवादी विचारधारा पर लिखना, ठीक है। लेकिन जयशंकर प्रसाद वगैरह या फिर जो छायावाद के कवि रहे, इन्होंने कम चीज़ों के माध्यम से कम जो है मतलब लिख करके ज़्यादा चीज़ों को बयां करने का काम किया। पुरानी परंपराओं का खंडन करते हुए नई परंपराओं को सामने लाया। मान्यताओं का परिचायक है ये। इस तरह छायावाद एक विद्रोह या प्रतिक्रिया है जो नए कवियों ने द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक शैली से किया। यानी इतिवृत्तात्मकता का घोर विरोध या एक प्रकार से उसके आगे की सोच रखने वाले या उसको एक प्रकार से खंडित करके और सूक्ष्मता की ओर ध्यान दिलाने वाले काम किए हैं छायावाद ने। 55 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। निराला की सरोज स्मृति को शोक गीत क्यों कहा जाता है? निराला की पुत्री का नाम था, क्या नाम था निराला की पुत्री का भैया? निराला की पुत्री का नाम था सरोज। सरोज उन्हीं की स्मृति में उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहें जो आज तक नहीं कही। कन्ये गर्त कर्मों का अर्पण कर सकता है तेरा तर्पण। दुख और कष्ट से भरे जीवन में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा व्यथित थे। इनकी पत्नी का देहांत हो गया, ठीक है। महात्मा कबीर के बाद हिंदी साहित्य में यदि कोई फक्कड़ और निर्भीक व्यक्ति पैदा हुआ था तो महाकवि निराला ही थे। निराला जिस तरीके से कबीरदास जो थे, बिना डरे बिना किसी का सोचे समझे लिखते थे, मतलब कोई डर नहीं था कि भाई हमको ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ऐसे ही निराला थे। बिना मतलब किसी से मतलब कोई प्रभुता या संप्रभुता की बात, सॉवर्निटी की नहीं सोचते कि भाई हमारे ऊपर, वो फ्री होकर के लिखते थे, फ्री माइंड होकर के लिखते थे। किसी से डरने का कोई काम नहीं था, जो मन में आता था लिखते थे और बहुत ही अलग लिखते थे। सरोज इनकी पुत्री का नाम था। इसी उन्हीं सरोज स्मृति उन्हीं के एक प्रकार से याद में इन्होंने लिखा। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। इनके पिताजी का नाम था राम साहेब त्रिपाठी। प्रारंभिक शिक्षा राज्य के हाई स्कूल में हुई। बचपन से ही कुश्ती लड़ने का शौक था इनको, घुड़सवारी करने का, खेलों का बड़ा दांव जानते थे, ये खेल वगैरह खेलने में बड़े माहिर हुआ करते थे। सूर्यकांत से सिर मतलब कि सूर्यकांत जो थे एक प्रकार से, वो एक प्रकार से बांग्ला भाषा, हिंदी साहित्य, इन सभी में अच्छा ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। संस्कृत और हिंदी साहित्य का अध्ययन भी किया बहुत ज़्यादा, और भारतीय दर्शन में बहुत रुचि थी इनकी, विद्वता भी थी इनके जीवन में। और इनका जो है पारिवारिक जीवन अत्यंत असफल रहा, कष्टमय रहा। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दे करके इनकी पत्नी जो है वो मर जाती हैं, देहांत हो जाता है उनका। पत्नी के विरह के समय में भी इनका मतलब आपका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ था। उनके सहयोग से आपने समन्वय और मतवाला का संपादन किया। समन्वय और मतवाला पत्रिका जो थी उसका संपादन, चूँकि सरस्वती पत्रिका का संपादक, सबसे बड़े संपादक उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने सहायता भी करी इनकी, लेकिन उनकी पत्रिका से एक प्रकार से इनकी रचनाएं ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुई, ठीक है। और आपकी कविता जोही कली ने काव्य क्षेत्र में क्रांति उपस्थित की। आपको बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक चिंताओं के बीच आपकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया और उसी पर उन्होंने सरोज स्मृति नाम की कविता लिखी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1961 ईस्वी में जयशंकर मतलब इनकी जो है निराला जी की मृत्यु भी हो जाती है। तो बड़े फेमस कवि रहे हैं। सरोज स्मृति निराला की प्रसिद्ध कविता है। इसे शोक गीत भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शोक गीत, क्योंकि निराला ने इस कविता को अपनी पुत्री सरोज, ठीक है, सरोज की स्मृति पर लिखा था। किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला गीत शोक गीत कहा जाता है। और सरोज चूँकि उनकी पुत्री थी, सरोज के भी एक प्रकार से जब सुंदरता का वर्णन करते तो आपको नहीं लगेगा कि सरोज इनके पुत्री थी, मतलब एक प्रकार से अपनी पुत्री के सुंदरता का वर्णन भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सटीक तरीके से करते हैं, और जो कभी सोच नहीं सकते उस तरीके का लिखने का काम करते हैं, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। छंदों के क्षेत्र में निराला को विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है? देखिए, छंदों के क्षेत्र में निराला को विद्रोही कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि निराला ने छंदों के क्षेत्र में चली आ रही जो प्राचीन परंपरा है उसको ना अपना करके मुक्त छंद में, फ्री वर्स में रचनाएं लिखने का काम किया। ये एक प्रकार से बेसिकली ये नहीं देखते थे कि भाई हमारा राइम और रिदम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, इमोशंस बयां कर रहे हैं। इसमें एक प्रकार से कभी कभी इमोशनल की हत्या हो जाती है, इमोशन की यानी भावनाओं की हत्या हो जाती है। किसमें? जब हम उसको तुकांत में मतलब कि लास्ट में हमारा तुक मिले, ये सब करने में जब फंसते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है और चीज़ें दब जाती हैं, ठीक है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक और जन्मदाता रहे हैं निराला जी। निराला ने लिखा भी है कि लिखता अबाध गीत मुक्त छंद,
ये एक प्रकार से कहते हैं कि मैं लिखता हूँ। अब वो एक प्रकार से चाहे गीत मतलब गीत लिखता हूँ और मुक्त छंद में लिखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं बंद करके रचनाएं लिखता हूँ, चूँकि मेरे जीवन में बंधना तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही विद्वान आदमी थे और इस तरीके से इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी। 57 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निराला के निबंधों के नाम बताइए। निराला की बात की जाए तो इनके कई निबंध हैं, जैसे प्रबंध प्रतिमा हो गई, प्रबंध पद्य और चाबुक जैसे निबंधों का लेखन भी किया। निराला रचित गीत मतलब 3 कहानियाँ कौन कौन सी हैं? निराला ने 3 कहानियाँ लिखी हैं, जैसे एक कहानी लिली, दूसरी है सखी और तीसरी है सुकुल की बीबी। ठीक है, तो सुकुल की बीबी, सखी और लिली ये कहानियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी हैं। क्लियर। निराला ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? निराला ने अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और काले कारनामे नामक उपन्यास भी लिखे हैं। तो यानी कि आपने केवल कविताएं ही नहीं लिखी हैं, बल्कि आपने गद्य लेखन का भी काम किया है। और छायावाद के जितने भी कवि हैं जो है उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पे, चाहे गद्य की बात करें चाहे पद्य की बात करें, गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार रहा है इन सभी लेखकों का। इसीलिए छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी और मतलब सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, अगला 60 नंबर क्वेश्चन से, निराला के खंड काव्य का क्या नाम है? निराला के खंड काव्य का नाम है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास के बड़े एक प्रकार से बहुत ही मानने वाले कवि तुलसीदास जी को ये निराला जी। निराला के मुक्तक काव्य कौन से हैं? अनामिका हो गया, परिमल है, गीतिका, नबीन, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत, गुंज, ये सब निराला की मुक्तक काव्य है, यानी कि इनकी कविताएं हैं। ठीक है, कुकुरमुत्ता कविता, अनामिका, परिमल, तमाम प्रकार की कविताएं जो है निराला जी ने लिखी हैं। निराला जी की जो रचनाएं हैं एक प्रकार से वो बड़ी फेमस हैं, और इनकी रचनाओं का जो ग्रंथ है बेसिकली मेरे पास था, वो ग्रंथ भले कुछ ग्रंथ मेरे पास है जिसमें इनकी तमाम सारी कविताएं हैं, कविताओं का संकलन, निराला जी की कविताओं का संकलन मेरे पास रखा हुआ था। उसमें बड़ी सारी कविताएं इनकी संकलित है, मैं आपको दिखा देता। ठीक है, शायद मुझे दिख नहीं रही बुक मेरे इसमें। हाँ, कुल्ली भाट तो इन्हीं की एक रचना है, उपन्यास है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इनकी रचनाएं हैं, बड़ी फेमस रचना थी, मुझे शायद ध्यान नहीं रहा वो पुस्तक कहाँ पे रखी हुई है, चले बता देंगे किसी दिन। ठीक है, तो वो बड़ी फेमस रचना, उसमें निराला जी की कई सारी कविताएं संकलित हैं जो अच्छी अच्छी कविताएं हैं। ठीक है, इसमें ये सारी कविताएं आपको मिल जाएंगी। 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था 4 अप्रैल को सन 1888 ईस्वी को, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत बाबई नामक ग्राम है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ था? तो आपका निधन 30 जनवरी को हुआ था 1968 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इनका निधन हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी के पिताजी का क्या नाम था? तो माखनलाल चतुर्वेदी के पिता का नाम था नंद लाल चतुर्वेदी, जो अपने गांव की पाठशाला में अध्यापक थे। तो इस तरीके से इनका जो है जन्म और मृत्यु से रिलेटेड प्रश्न जो पूछा जा सकता था मैंने आपको बताया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बड़ी फेमस रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, और ये एक प्रकार से बेसिकली बड़े फेमस व्यक्ति रहे हैं। राष्ट्रीयता और स्वदेश अनुराग जो है इनकी रचनाओं में खूब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी का अध्ययन किया और उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन का काम भी किया। खंडवा से करमवीर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। 1913 ईस्वी में सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक भी हुए माखनलाल चतुर्वेदी। प्रभा पत्रिका के संपादन भी किया और कई काम है। कृष्ण अर्जुन युद्ध लिखा इन्होंने, इनकी रचनाएं हैं। साहित्य देवता, हिम तरंगड़ी, कला का अनुवाद, संतोष बंधन, ठीक है, रामनवमी पर रचनाएं लिखी। तो बड़े फेमस कवि रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। पुष्प की अभिलाषा और जवानी नाम की कविता आपके पाठ्यक्रम में इनकी संकलित है, जो कि एक प्रकार से आपको पढ़नी होती है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रहों के नाम बताएं। हिम किरीटिनी इनका काव्य संग्रह। काव्य संग्रह का मतलब क्या होता है? कई सारी रचनाओं की पुस्तक होती है, उसी को काव्य संग्रह कहते हैं। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, ठीक है, माता, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, ठीक है, धूम्रवलय, ये सब चतुर्वेदी जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। इसमें कई सारी कविताएं, एक एक पुस्तक है, इसमें कई सारी कविताएं संकलित होती हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। माखनलाल चतुर्वेदी के नाटकों के नाम लिखिए। देखिए, कृष्ण अर्जुन और विद्या विलासी बालक माखनलाल चतुर्वेदी के चर्चित नाटकों में से हैं। कृष्ण अर्जुन, विद्या विलासी बालक, ठीक है, ये नाटक किसके हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी के। माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पाँव, रंगों की बोली एवं चिंतन की लाचारी, ये सब कविताएं मतलब कि ये सब जो है निबंध संग्रह हैं।
निबंध कई निबंधों का संग्रह होता है, उसको निबंध संग्रह कहते हैं। तो ये सब माखनलाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं, ध्यान रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात की जाए तो बड़े फेमस एक कवि रहे हैं, उनकी पुष्प की अभिलाषा रचना बड़ी फेमस रही है कविता। माखनलाल चतुर्वेदी के कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। बनवासी और कला का अनुवाद माखनलाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, बनवासी और कला का अनुवाद, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी का कृतित्व। हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, समर्पण, युग चरण, धूम्रवलय, बिजुरी, काजर, आज रही, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की चर्चित रचनाएं हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में खूब पूछे आते रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है बेसिकली आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कौन सी भैया? जो पुष्प की अभिलाषा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भागे पर ठिलाऊं, और चाह नहीं देवों के सर पर हे हर डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। यानी पुष्प कहता है कि मुझे देवों के सर पर मत डालो, मुझे गहनों में मत पिरो, मैं नहीं चाहता कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, देवताओं की जो अप्सराएं होती हैं, जो अप्सराएं उनके जो बालों में गजरे बनूँ मैं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं देवताओं के सर पर चढ़ के अपने भाग पर ठिलाना नहीं चाहता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर हे पर भाग पर ठिलाऊँ। यानी मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर तमाम प्रकार के वीर जाते हैं, जिन्होंने मातृभूमि पर अपने शीशों को न्यौछावर कर दिया, अपने सर का बलिदान दे दिया। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी को हुआ था, नागपंचमी के दिन प्रयाग में हुआ था, निहालपुर मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना बड़ी फेमस है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी। सिंहासन हिले उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई नई जमानी थी, ठीक है। और बुंदेले हर बोल मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मोह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये एक प्रकार से जो रचना है ये बेसिकली इन्हीं की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ध्यान रखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में सच्ची वीरांगना का ओज शौर्य प्रकट हुआ है। हिंदी काव्य जगत में सुभद्रा कुमारी जी अकेली ऐसी कवित्री जिन्होंने अपने काव्य मतलब अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की आक्रमण उदासी को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को झोंक देने के लिए मोटिवेट किया है, प्रेरित किया है। 1904 ईस्वी में आपका जन्म हुआ था, नागपंचमी के दिन को प्रयागराज में निहालपुर नाम का मोहल्ला, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात की जाए तो इनका विवाह कब और किसके साथ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह 1916 ईस्वी में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ इनका जो है विवाह हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और गर्ल्स कॉलेज की छात्रा भी थी, 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था, ठीक है। विवाह के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन में नया मोड़ आया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित हुई, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ करके देश सेवा में चली गई, ठीक है। राष्ट्रीय काम में भाग लेने शुरू कर दी और तमाम प्रकार के बार जेल भी गई हैं, ठीक है। झांसी की रानी में वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविताएं आज तक लाखों युवकों के हृदय में वीरता का जो है उद्घोष करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? 12 फरवरी 1948 को आपका निधन हो गया था। 73 नंबर क्वेश्चन से सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात की जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कई रचनाएं जैसे बिखरे मोती, उन्मादनी, त्रिधारा, सभा के खेल और सीधे साधे चित्र, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुकुल इनका 29 कविताओं का संग्रह है। मुकुल नाम का एक कविता संग्रह है जिसमें 39 कविताएं संकलित हैं, जिसमें तमाम प्रकार की कविताएं जो हैं इनकी संकलित हैं। 74 नंबर प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली रही है, उसमें संस्कृत के सरलतम तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है, फारसी के शब्दों का प्रयोग भी आपने किया है, ठीक है, ठीक, क्लियर। और वीर रस की भाषा में ओज और श्रृंगार की भाषा में माधुर्य भी पाया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं पे इन्होंने माधुर्य, श्रृंगार, ओज तमाम प्रकार के मतलब वीर रस की भाषा में ओज और श्रृंगार दोनों के पुट आपको दिखेंगे इनकी रचनाओं में। सुभद्रा कुमारी चौहान की शैली कैसी थी? सुभद्रा की भाव प्रकाश मतलब भाव प्रवण कवित्री हैं, अपने स्वभाव के अनुकूल उन्होंने संयोग, श्रृंगार, इसके अलावा वीर और वात्सल्य, वात्सल्य यानी कि माता पुत्र का प्रेम जो होता है वात्सल्य कहलाता है। संयोग श्रृंगार जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका आपस में मिले रहते हैं वो संयोग श्रृंगार होता है। और वीरतापूर्वक रचना जहाँ पर ओज यानी जहाँ पर वीरता चीज़ें होती, वीरतापूर्वक चीज़ें होती हैं वो वीर रस से उत्प्रोत होता है। तो वात्सल्य रस का सुंदर वर्णन किया गया है।
हिंदी साहित्य में बेसिकली वात्सल सम्राट सूरदास को कहते हैं, क्योंकि सूरदास ने जो यशोदा और कृष्ण के लावण्य और प्रेम का वर्णन जो किया है उससे बेहतर किसी ने नहीं किया है। लेकिन फिर भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी वात्सल रस के बढ़िया पुट दिए हैं। सुभद्रा जी की शैली में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है, उनकी अपनी कोई विशेष शैली भी नहीं है। उन्होंने एक प्रकार से चीज़ों को अच्छे तरीके से अपनाया। तो ये 4 इकाई आज की वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा करी, और लास्ट जो अगली 4 इकाई होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नहीं पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 आपका अगला वीडियो में आएगा। पार्ट 1 में एक प्रकार से हमने 4 इकाई शुरुआत के समझे, अगली 4 इकाई जो होगी हम लोग किस में समझेंगे, अगली 4 इकाई महोदय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ये पहला आपका महामैराथन क्लास का पहला इकाई है, मतलब जो है पहली शुरुआती 4 इकाई, और इसके बाद में शुरुआती अगली जो 4 इकाई होगी वो एक प्रकार से पार्ट 2 करके आएगी वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। और हाँ, अगर आपको मान लेते हैं कि इसमें आपको कोर्स वगैरह मतलब कि चाहिए कि आपको ऐसी क्लासेस की पीडीएफ नोट चाहिए, जैसे पीडीएफ नोट चाहिए, या फिर और भी क्लासेस आपको ऐसी चाहिए, हिंदी की नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं, तो आप SMS करें 91 61 93 60 62 पर, और आप कोर्स मतलब ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। नाम अपना, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये में ही आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, वहाँ पर आपको PDF सुविधा मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की आपको PDF मिलती रहेगी। हिंदी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट होगा, आपकी परीक्षा चाहे MCQs होती है, ठीक है, तो भी, और चाहे आपकी परीक्षा लिखित होती, तो इन सभी के लिए व्यवस्थित चीज़ें मिलेंगी। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, और जो भी क्लास यूट्यूब पर होगी उन सभी की लिंक भी आपको व्हाट्सएप पर मिलती रहेगी। पुरानी क्लास जो भी है 2024 वाली, उसकी भी प्लेलिस्ट आपके पास सेंड कर दी जाएगी। साथ में 2024 में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ में एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस, जो आपका को-करिकुलर सब्जेक्ट है, उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। उसकी भी प्रैक्टिस सेट कई सारे मिल जाएंगे आपको। उसका क्वेश्चन पेपर 2024 वाला साल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यानी बहुत ही बेहतर चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यूनिट नंबर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने यानी कि इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 आपके आज की वीडियो के माध्यम से समाप्त किया, जिसमें हर एक चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने रखा, और ऐसे ही क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं। और बाकी व्याख्या तो उसमें कोई ज़्यादा है ही नहीं, आपको बड़ी सरल व्याख्या है। इसमें आप कविता पढ़ेंगे तुरंत उसकी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या वाला आएगा लघुत्तरीय में, और ये सब क्वेश्चंस आप अति लघुत्तरीय में लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव हो रहा तो आपका तो सारा ऑब्जेक्टिव का पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव आएगा ही नहीं इस वीडियो और अगली वीडियो जो आएगी पार्ट 2 वाली। ठीक है, बस यही 2 वीडियो आप देख लेंगे, आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी बेहतर हो जाएगी। बाकी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट भी मैं दिया हूँ, मॉडल पेपर, तो उसकी भी PDF वगैरह आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो 91 1 93 62 पर SMS करके आप बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो अपना नंबर जो है आपका 1 साल और बचा हुआ है, यानी 1 सेमेस्टर और बचा हुआ है, 5th वाला और 6th वाला, तो इसमें अपना नंबर बढ़ा लीजिए और मात्र 100 रुपये खर्च करके आप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। पेपर 1 का जल्द ही वीडियो आपका ऐसे ही लाऊंगा, ठीक है, यूनिट वाइज। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।